हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का मुख्य उद्देश्य होता है कुल उत्पादन का मापन करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जीडीपी का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मापन करना। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आर्थिक विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी नीति उपयोगी मानी जाती है। तो राजकोषीय नीति जो है ये बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मापन करने की कौन सी विधि में उपभोक्ता निवेश और सरकारी खर्च को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय का मापन करने के लिए यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन सी विधि में उपभोक्ता निवेश और सरकारी खर्च दोनों को जोड़ता है। तो व्यय की विधि में यानी कि खर्च की विधि में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल मांग में वृद्धि का परिणाम क्या होता है। तो अगर कुल मांग में वृद्धि होगा तो मुद्रास्फीति होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल मांग में वृद्धि से परिणाम क्या होगा कि मुद्रास्फीति होगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय में बदलाव का मुख्य कारण होता है उत्पादन में बदलाव। राष्ट्रीय आय में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो उत्पादन में बदलाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, केन्स के अनुसार बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। यहाँ पर केन्स के अनुसार आपको बताना है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होता है। तो कुल मांग में वृद्धि करके केन्स के अनुसार हम बेरोजगारी की समस्याओं को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण होता है मुद्रा की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण तो मुद्रा की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार कर दरों को बढ़ा देती है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यदि सरकार कर दरों को यानी कि टैक्स के दरों को बढ़ा देगी तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो मांग में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सरकार जो है टैक्स के दर को बढ़ा देती है तो इससे मांग में जो क्या होगी तो कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो पूंजी निर्माण का जो मुख्य स्रोत है ये बचत है। ये क्वेश्चन पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन 4 से 5 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पूंजी निर्माण में बचत का मुख्य स्रोत क्या, पूंजी निर्माण का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो बचत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। किसी भी देश में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होगी उनकी सेवाओं और वस्तुओं का कुल मूल्य जीडीपी का मेन अर्थ होता है, यानी कि मेन इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है। तो राजकोषीय घाटा जो है सरकारी व्यय और सरकारी राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है। तो सरकारी व्यय से और सरकारी राजस्व से। अगला क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार किस घटक का निवेश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ब्याज दर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केन्स के अनुसार किस घटक का निवेश पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ब्याज दर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल आपूर्ति घटकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो कुल आपूर्ति घटकों में आयात जो है ये शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को पहले से ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सारा का सारा प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा चैप्टर वाइज। और तीसरे पीडीएफ में आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ये इतना अगर आप लोग कर लेते हैं इसके साथ साथ पीवाई को
भी PYQ को भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अधिकतर प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। अब इसको लेना कैसे है, पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोग को केवल और केवल 20 रुपीज़ ही पे करना है। यानी कि 20 रुपये में ही आपको ये तीनों PDF इकोनॉमिक्स का मिल रहा है, जिसमें कि 3 नहीं है, इसको 3 मत समझिएगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या है वो लगभग 500 के करीब है। उसका सब्जेक्टिव की संख्या भी जो है इसके अंदर 125 के करीब है। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस नंबर पे जो है 20 रुपीज़ पे कर देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आप पे कीजिएगा, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना इकोनॉमिक्स, जिससे कि ये पता चल जाए आपको इकोनॉमिक्स का PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा एग्जाम में तो आएगा बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस PDF में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस PDF को नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की कीमत जो है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की जो कीमत होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की व्यय विधि में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा घटक शामिल नहीं होता है, तो बचत नहीं शामिल होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की व्यय विधि में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है, तो बचत शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल मांग में वृद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है। तो कुल मांग में वृद्धि का प्रभाव ये हो सकता है कि मूल्य का स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आय का वितरण किस नीति से संतुलित किया जाता है। तो किसी भी देश की आय का जो वितरण होता है किस नीति से संतुलित किया जाता है, तो राजकोषीय नीति से। ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल मांग में गिरावट आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो कुल मांग में गिरावट आने का मुख्य कारण हो सकता है कि ब्याज दर में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार बचत और निवेश को संतुलित करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। तो ब्याज दर में परिवर्तन किया जाता है। केन्स के अनुसार बचत और निवेश को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, तो ब्याज दर में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निवेश में वृद्धि के मुख्य कारण क्या में से एक क्या है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है निवेश में वृद्धि के मुख्य कारणों में से 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा कारण है, तो सरकारी सहायता। निवेश में वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक कारण है सरकारी सहायता। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आय को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है। तो वास्तविक आय को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक जो है ये क्या है, तो उपयुक्त है, यानी कि सही है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी की दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, यानी कि कारण कौन है या फिर कारक कौन कौन सा है। तो आय का वितरण, मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास दर, यानी कि ये जो तीनों है, आय का वितरण, मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास दर, ये सभी जो है ये बेरोजगारी दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। A और B दोनों के द्वारा, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। तो संपूर्ण बेरोजगारी का अर्थ होता है अवांछित बेरोजगारी को समाप्त करना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले साल में कई बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि संपूर्ण बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो अवांछित बेरोजगारी को समाप्त करना संपूर्ण बेरोजगारी का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक होती है। किस प्रकार की मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग की आपूर्ति होती है वो अधिक होती है, तो मांग धक्का स्फूर्ति में। ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, मांग धक्का मुद्रास्फीति में और जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो का मुख्य स्रोत होता है घरेलू बचत। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, घरेलू बचत अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अधिक होती है तो इसका क्या प्रभाव होता है। तो जब भी किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अधिक होती है तो उत्पादन में कमी होती है। क्या होती है, उत्पादन में कमी होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अधिक होगी तो यानी कि इसका मतलब होगा कि उसमें उत्पादन की कमी हो रही है उस अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उत्पादन में कमी।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक देश का व्यापार संतुलन नकारात्मक है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यदि एक देश का व्यापार संतुलन जो है वो नकारात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि आयात अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि किसी भी देश का व्यापार संतुलन नकारात्मक है तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि आयात वहां अधिक हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण अधिक होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना सरकारी नियंत्रण जो है यह अधिक होता है? तो योजना अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योजना अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण जो है यह अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल मांग की घटक क्या होती है? कुल मांग की घटक क्या होती है? तो उपभोक्ता व्यय, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, ये सभी जो है ये कुल मांग की घटक है। याद रखिएगा, कुल मांग की घटक क्या होती है? तो उपभोक्ता व्यय होती है, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार आर्थिक मंदी में समय सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को खर्च में वृद्धि करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक मंदी के समय सरकार को खर्च में वृद्धि करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तेजी आएगी, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि बचत में भी वृद्धि आएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो बचत में भी और वृद्धि होगी ही। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि बेरोजगारी का क्या मुख्य कारण है। तो पूंजी का अभाव बेरोजगारी का मुख्य कारण है, मुख्य रीजन है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई देश उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि क्रय शक्ति में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि कोई देश उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि क्रय शक्ति जो होगी वहाँ पर उसमें कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, कुल आय का मापन करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो कुल आय का मापन करने के लिए उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि तीनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का उपयोग किया जाता है कुल आय का मापन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निवेश में कमी का क्या प्रभाव हो सकता है? निवेश में कमी का क्या प्रभाव हो सकता है? तो रोजगार में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा की नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य क्या है? तो राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य यानी कि मुख्य काम होता है आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना। आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना राजकोषीय नीति का मुख्य काम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? यदि ब्याज दर में वृद्धि होगी इससे निवेश में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि निवेश में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि इकोनॉमिक्स के और भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न उत्तर को करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपके जो भी प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में उसमें से अधिकतर प्रश्न आप लोगों को उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।